अब 35E क्या है? बेसिकली 35E इज डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर सर्टेन मिनरल्स. सो फंडामेंटली एलिजिबल एसएससी कौन हो गया यहाँ पे? इंडियन कंपनी हो गई, और पर्सन अदर देन कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया. पर्सन अदर देन कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया. अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है ये हो रहा है इन द ईयर ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन and in preceding 4 years, in the year of commercial production and in preceding say 4 years, ये खर्चा कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स. तो ये जो खर्चा होगा सेम इज अलाउड इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, अदर देन कैपिटल इन नेचर. ठीक है, अगर सपोज कीजिए इन्होंने खर्चा किया 50 लाख रुपए का, तो ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो रहा है 5 लाख. अब यदि हमारी इनकम बिफोर अलाउिंग इंस्टॉलमेंट 2,80,000 रुपये आई, तो अलावेंस आपको मिल गया कितना? अलावेंस आपको मिल गया कितना? 280 का. बाकी जो 5 लाख में से जो अमाउंट रिमेनिंग अनअलाउड रहे है 280 तो मिल गया. 220 अनअलाउड है. ये 220 का क्या होगा? ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाके जुड़ जाएगा. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 5 लाख की, इसमें से 220 जुड़ गया तो 720 हो गया. इस तरह से ये मामला चलेगा और चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. कितने साल तक? मैक्सिमम 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर incurred during the start of commercial production and 4 years, 4 previous years preceding that year, to the extent of lower of the following: 1/10 of the eligible expenditure for each 10 successive previous years, या income from such business for that previous year before making deduction under this section. The installment remaining unallowed, जो installment remaining unallowed वो क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी and added in the next installment. However, no part of installment shall be carried forward beyond say 10 previous years as reckoned from the year of commercial production. अगर कोई आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, same is not eligible for deduction. Same is not eligible for say deduction. अब ये इसलिए 35E जैसा ही है. 42 वो मिनरल्स था, यहां 42 में क्या है? मिनरल ऑयल है. मिनरल ऑयल है 42 में क्या है? मिनरल ऑयल है. ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी शामिल है. बेसिकली यहां सेंट्रल गवर्नमेंट has entered into an agreement with the SEC. तो 42 क्या कह रहा है? 42 बता रहा है स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिडक्शन. 42 बता रहा है स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिडक्शन in case of business of prospecting etc. of mineral oil. तो बेसिकली बिसाइड्स नॉर्मल अलाउंसेस,
फॉलोइंग डिडक्शन विल बी एडमिसिबल। एक तो क्या हो गया, ये भी यहाँ काम तो वही हो रहा है, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। तो यहाँ अगर आपने कोई इनफ्रक्टुअस और एबॉर्टिव एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस किए, जरूरी थोड़ी हर जगह जहाँ माइनिंग की एक्टिविटी की जाए मिनरल ऑयल निकालने के लिए, वहाँ क्या है मिनरल ऑयल निकले ही निकले। तो हो सकता है आपके इनफ्रक्टुअस और एबॉर्टिव एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस हैं, उनका भी डिडक्शन आपको क्या है मिल जाएगा। यहां क्या आ रहा है, इनफ्रक्टुअस और एबॉर्टिव एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस, इनफ्रक्टुअस और एबॉर्टिव एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस in respect of any area surrendered prior to the beginning of commercial production, in respect of any area surrendered prior to the beginning of the commercial production। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय असेसी, expenditure incurred by assessee whether before or after commercial production, whether before or after commercial production in respect of drilling or exploration activities, in respect of say drilling or exploration activities or services, or in respect of physical assets used in that connection। तो expenditure जो incur किया जा रहा है by assessee whether before or after the commercial production, ठीक है, in respect of drilling or exploration activities or services in respect of physical assets used in that business, or depletion of mineral oil, depletion of mineral oil in mining area, depletion of mineral oil in mining area, depletion of say mineral oil in mining area। वेस्टिंग अलाउंस का डिडक्शन मिल रहा है आपको, किसका मिल रहा है, वेस्टिंग अलाउंस का डिडक्शन मिल रहा है आपको। किसका डिडक्शन मिल रहा है, वेस्टिंग अलाउंस का डिडक्शन मिल रहा है। तो डिप्लीशन ऑफ मिनरल ऑयल इन माइनिंग एरिया in respect of assessment year relevant to previous year in which the commercial production begins and for say succeeding years, and for say succeeding years, ये आपको डिडक्शन मिल रहा है। फिर 43AA क्या बोलता है, देखिए ये है टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एक तो अपन ने देखा था सेक्शन 43A, वहां तो क्या है, अगर आपने कोई कैपिटल असेट को एक्वायर करने के लिए फॉरेन करेंसी लोन लिया और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है आपकी लायबिलिटी, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है लायबिलिटी, तो उसका एडजस्टमेंट्स करेंगे अपन कॉस्ट में से। उसके अलावा जो 43AA इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 43A, 43A का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो एनी गेन और लॉस, एनी गेन और लॉस arising on account of any change in foreign exchange rates, it will be treated as income or loss, and such gain or loss shall be computed in accordance with income computation and disclosure standards। यहाँ पे ICDS 6 है जो ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में डील कर रहा है। तो जो गेन और लॉस अराइज हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स shall be treated in respect of all foreign currency transactions, include those relating to monetary items, non-monetary items, translation of financial statements, foreign exchange contracts and foreign currency translation reserves। Then फिर आता है हमारे पास क्या, 43C। 43C बेसिकली डील कर रहा है क्या, सेक्शन 43C डील कर रहा है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यदि जैसे आपने कोई कैपिटल असेट है, कोई कैपिटल असेट है, उसको आपने एक्वायर किया स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में, कैपिटल असेट को या स्टॉक इन ट्रेड को एक्वायर किया स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में, यहां 43C लग रहा है। कैसे एक्वायर कर रहे हो, अमलगमेशन में, पार्टीशन ऑफ HUF में, गिफ्ट में, ठीक है, वेल के माध्यम से,
ये आप एक्वायर कर रहे हो। तो इस स्टॉक इन ट्रेड की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट इन हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लस एक्सपेंसेस incurred on transfer। ये हो जाएगी। अगर कोई कैपिटल असेट, अगर कोई कैपिटल असेट आप कैपिटल असेट के फॉर्म में लेते हो, आप कैपिटल असेट के फॉर्म में लेते हो और फिर इसको किस में कन्वर्ट करते हो? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो। फिर इसको किस में कन्वर्ट करते हो? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो। तो ये 45(2) है, 49(1) रेड विथ 45(2) एंड नॉट गवर्न्ड बाय 43C। इट इज नॉट गवर्न्ड बाय 43C। तो देखिए, वेयर एन असेट not being a capital asset is converted into stock in trade, which becomes the property of the assessee under amalgamation, या तो amalgamation या partition of HUF या gift या will या irrevocable trust, is sold by the assessee as stock in trade of the business carried on by him, is sold by the assessee as stock in trade of the business carried on by him, then cost of the said asset shall be computed। क्या होगी? जो cost of the said asset to the amalgamating company, HUF, transferor और donor, इसमें ऐड कर देंगे क्या अपन? cost of improvement made thereto by the amalgamating company, HUF, transferor और donor। उसके अलावा देखिए, expenses which have been incurred wholly and exclusively in connection with transfer, effecting of the partition, acceptance of gift, obtaining probate in respect of will, creation of trust, gift tax paid by the amalgamating company, ट्रांसफर और द डोनर। ये बेसिकली कॉस्ट सेक्शन हो जाएगी टू दी अमलगमेटेड कंपनी और दी असेसी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास 43CB। 43CB बेसिकली इज डीलिंग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। CB क्या है? CB है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए, यहां पे जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेसिकली ICDS 3 से डील कर रहा है और यहां पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगेगा। यहां पे क्या लगेगा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से income will be computed। परंतु सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन is not more than 90 days, यहां क्या हो जाएगा? कंप्यूटेशन होगी प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड से, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड से। और यदि आपके इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स हैं तो स्पेसिफाइड पीरियड में, तो फिर आपके SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से बेसिस पे क्या होगी? ये इनकम की कंप्यूटेशन की जाएगी। तो जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स है अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज shall be determined on the basis of percentage of completion method in accordance with the income computation and disclosure standards। तो कौन सा लग रहा है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लग रहा है।
The profits and gains arising from contract for providing services with a duration not more than 90 days. For duration not more than 90 days, या project completion method से आंसर चलेगा. Indeterminate number of acts over a specified period of time shall be determined by straight line method. वो कैसे निकाला जाएगा? Straight line method से निकाला जाएगा. Then relating to जो अपने रिटेंशन मनी है, अपन ने तो पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, उसको रिकॉग्नाइज मत करो, पर आईसीडीएस कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल इंक्लूड रिटेंशन मनी, और जो आपके इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है के फॉर्म में वो इनकम है, same will not be reduced from contract cost. जैसे आइडल फंड्स पड़े हुए थे, प्रोजेक्ट पूरा चालू नहीं हुआ था, अपन ने उनको इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट मिला, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से कम नहीं होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी इंसिडेंटल इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन. फिर आता है हमारे पास सेक्शन 46. 46 डील करता है स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ इनकम ऑफ से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जो आपके किससे डील कर रहा है ये? जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस है, एनबीएफसीज है, बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक. अब इन केस के अंदर जो आपके बैड एंड डाउटफुल असेट्स हैं, या जो आपके लॉस असेट्स हैं, जो आपके लॉस असेट्स हैं, बैड एंड डाउटफुल असेट्स है, या जो आपके लॉस असेट्स हैं, उसमें जो इंटरेस्ट इनकम की जो रिकॉग्निशन होगी, उसमें जो इंटरेस्ट इनकम की जो रिकॉग्निशन होगी वो कैसे होगी? उसमें जो इंटरेस्ट इनकम की रिकॉग्निशन होगी, व्हेन द सेम इज credited या received. whichever is say earlier, whichever is say earlier. ठीक है, तो देखिए, the taxability of interest, the taxability of interest on bad and doubtful debts in case of say public financial institution, scheduled banks, including cooperative banks, other than primary agriculture credit society, primary cooperative agriculture and rural development bank, public companies, notified class of banking financial companies, etc. Such interest shall be chargeable to tax in the previous year in which it is credited or received, whichever say earlier. इंश्योरेंस बिजनेस की इनकम की जो कंप्यूटेशन है, वो शेड्यूल 1 के अनुसार क्या है की जाएगी. और जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के जो प्रॉफिट्स आएंगे वो टैक्सेबल होंगे एट रेट ऑफ 12.5%. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो टैक्सेबल एट रेट ऑफ 12.5%. So basically the profits and gains of any business of insurance, including any such business carried on by a mutual insurance company or cooperative society, will be computed in accordance with the rules which have been laid down in the first schedule
and profits and gains of life insurance business derived including the total income shall be taxable at rate of 12.5%. अब देखिए अपने सेक्शन 44A जो है 44A that is dealing with what? Special provisions for deduction in case of trade, professional, और सिमिलर एसोसिएशन. अब देखो अगर कोई ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन है, उसने जनरल सर्विसेज रेंडर करी मेंबर्स को, जनरल सर्विसेज रेंडर करी मेंबर्स को, और जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है, जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है इज मोर देन द कॉस्ट. एक्सपेंडिचर जो इनकर किया गया है वो मोर देन क्या, सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन, जो जनरल सब्सक्रिप्शन मिले उससे ज्यादा खर्चा हो गया, ठीक है. एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज मोर देन दैट. तो अब आ जाएगी हमारे क्या, डेफिशिएंसी. ये आ जाएगी हमारी डेफिशिएंसी. से 25 लाख रुपए के तो अपने सब्सक्रिप्शन आए, खर्चा हो गया 32 लाख रुपए, डेफिशिएंसी आ गई 7 लाख रुपए की. अब इस डेफिशिएंसी का डिडक्शन मिल जाएगा, इस डेफिशिएंसी का डिडक्शन आपको मिलेगा. कितने एक्सटेंट तक? 50% ऑफ टोटल इनकम. Before allowing deficiency. 50% of total income before allowing deficiency. And such deficiency shall not be allowed to be carried forward and set off. इस डेफिशिएंसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है. तो डिडक्शन ऑफ डेफिशिएंसी अराइजिंग फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटीज इन केस ऑफ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन. तो जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बिफोर अलाउइंग डेफिशिएंसी आ गया, लेस एनी सेट ऑफ अलाउंस और लॉस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द सेम शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर्स, दैट विल बी एडजस्टेड. क्योंकि जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होंगे, वो क्या होंगे, प्रायोरिटी दी जाएगी बिफोर सेट ऑफ ऑफ डेफिशिएंसी. फिर जो डेफिशिएंसी है उसका डिडक्शन मिल जाएगा. कितना मिल जाएगा? 50% ऑफ टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग सच डेफिशिएंसी, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी जो भी दोनों में से कम है, और फिर वो बची हुआ अमाउंट, जो डेफिशिएंसी का बचा हुआ अमाउंट है, द सेम विल नॉट बी अलाउड टू बी से कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ. तो ये कुछ अभी अपन ने प्रोविजंस देखे विच वी हैव डिस्कस्ड. जो बचे हुए प्रोविजंस है अब आगे डिस्कस करेंगे.